इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। किसका? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। यहाँ पे जीव विज्ञान देखिएगा दो चीज से मिलके बना है, एक है जीव और दूसरा है विज्ञान। सबसे पहले अगर विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे क्रमबद्ध क्रमबद्ध एवं तार्किकता। अर्थात क्रमबद्ध एवं तार्किकता के आधार पर जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक। अब ये देखिएगा विज्ञान अर्थात इसमें क्या है खास बात, तो यहाँ पे हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जीव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर हम इसका इंट्रोडक्शन का बात करें, परिचय का बात करें, तो सबसे पहले बात आता है अरस्तु का। जीव विज्ञान का जब हम बात करते हैं तो अरस्तु का बात ना आए ऐसा संभव ना है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीवों के बारे में बताया था, पेड़ पौधों के बारे में बात किया था, कहा था कि यह एक सजीव प्राणी है, अर्थात इसके अंदर जीवन है। पहले क्या होता था, एंशियंट टाइम में जो दार्शनिक होते थे, जो मठ के पुजारी होते थे, जो मंदिर के पुजारी होते थे, वही लोग क्या होते थे, तो इस समाज के सबसे बड़ा पुरोधा होते थे ज्ञान के मामला में, अर्थात उसी का जो राय होता था वो सर्वमान्य होता था। इसी प्रकार से अरस्तु 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 क्या थे, तो यह एक ग्रीक दार्शनिक थे। ग्रीक यानी कि यूनानी, यूनान का दार्शनिक थे। ठीक। इसका कालखंड की बात करें तो इसका कालखंड है 384 से लेके 322 बीसी, अर्थात इस कालखंड में कहने का मतलब है कि एंशियंट टाइम में यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति वहां पे हुआ किए करते थे यूनान में। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जो इस धरती पे जितने भी जीव है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं जंतु समूह और दूसरे को बोलते हैं वनस्पति समूह। वनस्पति समूह कहने का मतलब होता है, जंतु समूह को वह जीव जंतु बोले थे, जीव जंतु, और इसको वनस्पति समूह को पेड़ पौधा, इस दो भागों में इन्होंने बांटा था। कौन? अरस्तु। फिर इसी का एक शिष्य हुए थे, शिष्य जिसका की नाम था थियोफ्रेटेटस। ये थियोफ्रेटस जो है ये है सेग्रीगेट करके, अर्थात इन्होंने केवल और केवल वनस्पति विज्ञान के बारे में बात किया। देखिए तो इस प्रकार से अगर हम थियोफ्रेटेस का कालखंड देखें तो इसका कालखंड है 370 से 287, 370 से 287 बीसी। ध्यान से देखिएगा, अभी हम परिचय वाला सेगमेंट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे विज्ञान की बात करें तो क्रमबद्ध एवं तार्किकता के आधार पर जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसी का अध्ययन हम करते हैं विज्ञान के अंतर्गत। सबसे पहले अरस्तु का बात हम करते हैं, अर्थात अरस्तु जो है, जब जीव विज्ञान की बात करते हैं तो अरस्तु ने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा। एक को बोला जंतु या जीव जंतु समूह और दूसरे को बोला वनस्पति समूह। इसका कालखंड की बात करते हैं तो 384 से 322 बीसी रहता है। यह ग्रीक या यूनान के दार्शनिक थे। इसी का शिष्य हुए थियोफ्रेटस। इन्होंने वनस्पति समूह के बारे में बात किया। चलिए अगर हम थोड़ा सा बात अगर इसका डिवीजन करके करें तो ये जो बायोलॉजी है इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे नेचुरल साइंस और दूसरे को बोलेंगे सोशल साइंस। नेचुरल साइंस
कई भागों में बढ़ जाता है। ठीक, अब देखिए इसी के अंतर्गत आता है, एक आता है फिजिकल साइंस और दूसरा आता है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक, सोशल साइंस के अंतर्गत कई शाखाओं में ये बढ़ता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि पॉलिटी हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि फिलॉसफी हो गया, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया। ठीक, और भी बहुत सारे आते हैं, इसको हम इसके अंतर्गत बांट के पढ़ते हैं। जब बाबू फिजिकल साइंस का बात करें तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से संबंध रखता है, मैटर के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोशन के बारे में, डायनामिक्स के बारे में, अर्थात जहाँ पे पदार्थ क्या करता है, मोशन करता है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इसको जीव जंतु, पेड़ पौधा एवं सूक्ष्म जीव, इन सबों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर बायोलॉजिकल साइंस को भी कई भाग में बांटते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें बायोलॉजिकल साइंस, इसको फिर हम कई भाग में बांटते हैं, मुख्य रूप से दो भाग में। इस एक को बोलते हैं बेसिक बायोलॉजी, दूसरे को बोलते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम 3 खंडों में बांट के पढ़ते हैं, जूलॉजी, फिर बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, फिर इसके अंतर्गत हम बात करें तो कई भागों में अप्लाइड बायोलॉजी को बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस। ठीक, दूसरा मेडिकल साइंस, मेडिसिन साइंस, तीसरा ये हो गया वेटनरी साइंस और चौथा हो गया फार्मास्यूटिकल साइंस। ठीक, तो देखिए बायोलॉजिकल साइंस को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक को बोलेंगे बेसिक बायोलॉजी और दूसरे को बोलेंगे अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीवों का विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक, एग्रीकल्चर साइंस, इसके अंतर्गत कृषि के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में मेडिसिन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, वेटनरी पशु के बारे में पशु चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल साइंस, दवाई कैसे बनता है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो इस आधार से बायोलॉजिकल साइंस को इतने डिवीजनों में बांट के पढ़ते हैं। पर हमारा टॉपिक है जनरल कंपटीशन में जहां से क्वेश्चन आता है तो मुख्य रूप से 2 ही भाग से क्वेश्चन आता है। जो जनरल कंपटीशन वाला पार्ट होता है वो होता है जूलॉजिकल साइंस और दूसरा होता है बॉटनिकल साइंस। ठीक, अब ये जूलॉजी मतलब जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो हम दार्शनिक हुआ था, बात किए थे अरस्तु। इसका कालखंड हम क्या बताया, 384 से लेके 322 ईस्वी पूर्व।
ठीक, इन्होंने ये बताया कि जितने भी इस धरती पे जीव हैं, ठीक, वह जीव क्या करता है, तो सांस लेता है, उसमें प्रजनन की क्रिया होती है, उसमें गति होता है, उसमें मोमेंटम होता है, वह अपना उत्सर्जन करता है, अपने जैसा जीव का निर्माण करता है। और इस आधार से इन्होंने एक किताब लिखा, एक किताब लिखा, और इस किताब का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम। अर्थात इन्होंने 500 से अधिक क्या किया, जीव जंतु, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। ठीक, और इसीलिए इसको क्या कहता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने मुर्गी के अंडों में भ्रूणीय परिवर्धन, मुर्गियों के अंडों में भ्रूणीय परिवर्धन अर्थात एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, अर्थात मुर्गिया के अंडा में किस प्रकार से, मुर्गियों के अंडा से उसका भ्रूण किस प्रकार विकास होता है, इसके बारे में इन्होंने बात किया। इसीलिए इसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछेगा जनरल क्वेश्चन एग्जाम में कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो अरस्तु है। दूसरा, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो ये भी कौन है, अरस्तु है। तीसरा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन है, तो ये भी अरस्तु हैं। तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, याद रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु को ही बोलते हैं। इसके किताब का नाम क्या था, इसके किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम क्या था, तो 500 से अधिक जीव जंतुओं का इसमें बात किया गया था। अर्थात ये जीव जंतु किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से यह प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसका उत्सर्जन कैसा होता है, इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होता है, इसमें उपचय, उपचय पचय ये कैसे होता है, उपचय अपचय कैसे होता है, इसके बारे में बात किया था। इसीलिए इसको फादर ऑफ क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अर्थात हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में बात किया, और इसके किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें 500 से अधिक जीव जंतुओं का बात किया था। फलता फादर ऑफ जूलॉजी इसको बोला जाता है। आगे हम बात करें, देखिए आगे हम बात करें तो जैसे हमने अरस्तु के बारे में कहा कि अरस्तु जो है यह बायोलॉजी को पहली मर्तबा समझाने का बात किया था, अपनी एक किताब लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो उन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा, एक को बोलता है, एक को उन्होंने बोले इसको बोलते हैं जंतु समूह अर्थात जीव जंतु समूह, और दूसरे को इन्होंने बोला पेड़ पौधों का समूह। ठीक ठीक, फिर इसी का शिष्य, इसी का शिष्य जिसका नाम था थियोफ्रेटस। ठीक, ये थियोफ्रेटस इन्होंने इसके बाद इन्होंने किस पे बात किया, तो वनस्पति के बारे में बात किया, वनस्पति के बारे में। और इन्होंने एक किताब लिखा, किताब, इसके किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम में इन्होंने 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में बात किया, पेड़ पौधों के बारे में बात किया। और उसमें सेम चीज यही कि विभिन्न प्रकार के पौधे लिए, विभिन्न प्रकार के
पौधे लिए और उस पौधों में देखा कि ये पौधा किस प्रकार से वृद्धि करता है, इसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, और उसके बारे में ये बात क्या, ये पौधा औषधीय गुण में कैसा है। ठीक जैसे आज के समय में हम पौधा का उपयोग देखते हैं, किस प्रकार से वो वृद्धि करता है, हमारे यूज के लिए कैसा है। यही बात सेम चीज उन्होंने विभिन्न प्रकार अर्थात 500 से अधिक पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया और उस एक किताब में लिखा, उसको हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक एक किताब में लिखा। आगे हम चलते हैं तो दो बात हमने सीखा। अच्छा, ये दोनों अरस्तु और थियोफ्रेटस, ये कहाँ के दोनों नेचुरलिस्ट थे, या कह सकते हैं प्रकृतिवाद या दार्शनिक, ये दोनों के दोनों, एक इसका चेला, और ये दोनों कहाँ थे, यूनान के थे। ठीक, और ये सब भर भर के क्वेश्चन पूछता है ये, खास करके किताब वाला। ठीक, तो थियोफ्रेटस को क्या बोलेंगे हम, वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता, अर्थात फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए, थियोफ्रेटस हो गए। चलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, देखिए कि ये जो जूलॉजी होता है, अथी बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी ये दो टर्म से मिलके बना है, एक को बोलते हैं बायोस और दूसरे को बोलते हैं लोगस। ठीक, बायोस का मतलब होता है बाबू सजीव या जिसमें जीवन हो, जीव या जीवन हो, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। तो हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो अर्थात हम सजीव कहेंगे किसको, सजीव हम किसको कहेंगे, अर्थात यह निर्जीव से किस प्रकार भिन्न होगा, निर्जीव से किस प्रकार भिन्न होगा। बाबू समझिएगा, किसी भी चीज को हम सजीव तब कहेंगे जबकि उसमें जीवन हो। जीवन का पहला होता है कंसेप्ट कि उसमें सेंसेशन हो, संवेदना हो, क्या हो, उसमें संवेदना हो, सेंसेशन हो। अगर किसी भी चीज में जीवन है तो उसमें सेंसेशन होगा। अगर हम पेड़ पौधा का ही बात करें तो पेड़ पौधा को हम छुएंगे तो उसमें, जैसे लज्जी जी का पौधा लीजिए, जैसे उसको छुई में बोलते हैं, जैसे ही आप छुइएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। किसी भी पेड़ पौधा को लीजिए, सुबह के टाइम में जाइएगा, उसमें पानी डालिए तो देखिएगा खिला हुआ रहेगा। क्लियर, फूल से आप बढ़िया से समझ सकते हैं, सुबह के टाइम में फूल के पेड़ के पास जाइएगा तो एकदम खिला खिला तरोताजा रहता है। तो पेड़ पौधा में भी क्या होता है, सेंसेशन होता है। क्लियर, और मानव में तो होता ही है। अगर सेंसेशन ना हो, आंख का पलक झपकना बंद हो जाए तो मतलब आदमी मर जाता है। कहने का मतलब, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर, तब हम वहां पे बात करेंगे कि किस प्रकार से आदमी मृत्यु को प्राप्त कर ले, नारी नहीं चलता है, ब्लड एक दूसरे से दूसरे जगह तक फ्लो नहीं करता है, हमारा सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है, फलस्वरूप जो आदमी है डेड हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो उसमें होता है जीव द्रव्य। तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। ठीक, चौथा का अगर हम बात करें तो उसमें वृद्धि होगा, जिसको ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, पांचवा का बात करें तो उसमें गति होगा। छठा का बात करें तो उसमें प्रजनन होगा। सातवां का बात करें तो उसमें श्वसन होगा, अर्थात चय उपचय की क्रिया उसमें होगी। सातवां का बात करें तो उसमें उत्सर्जन होगा। ठीक, आठवां का बात करें, नौवां का बात करें तो उसमें जनन होगा। इन सभी क्रिया से हम देखेंगे कि सजीव है। निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम सजीव का बात करें, मानव का ही बात लें तो देखिए, हम सांस लेते हैं तो हमारा नाड़ी चलता है, फिर हम भोजन करते हैं, भोजन से हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा वाला प्राप्त होता है। ठीक, इसके अलावा हम देखें, हम उत्सर्जन करते हैं। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो हम में जनन होता है,
प्रजनन की क्रिया होती है, हम अपने जैसा संतान उत्पत्ति करते हैं, हम में ग्रोथ होता है, पेड़ पौधा में भी ग्रोथ होता है। लेकिन मानव के ग्रोथ और पेड़ पौधा के ग्रोथ में अंतर है। जैसे मानव का ग्रोथ जो होता है एक लिमिट पीरियड के बाद रुक जाता है, लेकिन पेड़ पौधा का ग्रोथ अनलिमिटेड समय तक चलता रहता है। तो इस प्रकार से देखें कि इस पृथ्वी पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की विविधता है। हमने क्या कहा कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की विविधता है, पेड़ पौधों की विविधता है। ठीक, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट आया, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्टर जी रोजन ने। वाल्टर जी रोजन, यह एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह कंसेप्ट दिया। जैसे आप ग्लोब पे देखिएगा तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा अर्थात क्या है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अर्थात ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री के साउथ के बीच में जीव जंतुओं का भरमार पाया जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सबसे अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, इसके पीछे कारण क्या है? और थोड़ा सा हम एक लाइन में कारण की बात करें तो यहाँ पे सूरज की किरण सीधी पड़ती है। ठीक, किरण सीधी पड़ती है। अच्छा, जीव जंतु को वृद्धि के लिए नमी चाहिए, तो यहाँ पे इस इलाका में नमी भी भरपूर मात्रा में रहती है। फल तो क्या होता है? जीव जंतु के लिए सूरज की किरण और नमी होने से यहाँ पे जीवों की विविधता भली भांति बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम सूक्ष्म जीव का ही बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया को ले ले, साइनोबैक्टीरिया को ले ले, आर्कीबैक्टीरिया को ले ले, तो ये क्या है? प्रारंभिक जीव है और इसके वृद्धि के लिए नमी और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा बॉडी है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा में हम जी सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी में हम जी सकते हैं, हमको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। जब बच्चा पैदा लेता है तो आप देखिएगा कि उसको सर्टेन मात्रा में कहता है कि गर्म चीज में रखो। ऐसा क्यों कहता है? अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बच्चा को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमको टेम्परेचर का आवश्यकता होता है ताकि हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, बॉडी में जो हम चाहे उपचार की क्रिया है वो बढ़िया से चल सके, हमारा श्वसन की क्रिया बढ़िया से हो सके। तो लाइफ लॉन्ग के लिए ये जरूरी है कि सर्टेन मात्रा में टेम्परेचर हो, बिना टेम्परेचर का जीवों का विकास संभव नहीं है, तो यह जरूरी होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब हम जीवों का क्लास, अब हमने पढ़ लिया कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की विविधता पाई जाती है, तो ये किस प्रकार से भिन्न होते हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन अर्थात विविधता। अब इस विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात इसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें क्या होता है? क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से हम करते हैं सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। देखिए, हमने कितना सिस्टमेटिक से पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि जीव होता है, जीव में हम देखा कि विभिन्न प्रकार के जीव होता है। अब उस जीव में विविधता यानी कि वर्गीकरण का हम बात करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। अर्थात सरील जीव मतलब सरल जीव यानी कि सूक्ष्म जीव, अर्थात इसको कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव से जीवों से यहाँ पे बड़ा जीवों का
निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए कई आधार हैं, इसके लिए कई आधार हैं। सबसे पहला आधार हम बात करते हैं, ये होता है कोशिका संरचना, यानी कि सेल स्ट्रक्चर। कोशिका संरचना, इसमें हम देखेंगे कि यह किस प्रकार का है। यह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ठीक, यानी कि एक सेल वाला जीव है या एक से अधिक सेल वाला जीव है। इसी को ना हम बोलेंगे कि सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका का संरचना किस प्रकार के है। जब हम प्रोकैरियोटिक का बात करते हैं, यूकैरियोटिक का बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में जो सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव, ठीक, यहाँ पे बैक्टीरिया को ले सकते हैं, ठीक, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को ले सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे यूकैरियोटिक का बात करें तो हम मानव को ले सकते हैं, उसके बाद पशु को ले सकते हैं, पक्षी को ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं। इसके अलावा होता है बॉडी स्ट्रक्चर। आधार हम देख रहे हैं कि जीवों में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक संरचना, ठीक। अब बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक। वही बात होता है, मतलब कि एक कोशिका से बना है या बहुकोशिका से बना है या एक से अधिक, ठीक। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट होता है इसमें, वह होता है न्यूट्रिशन, अर्थात इसमें पोषण किस प्रकार से है। या तो यह स्वपोषी है या परपोषी है, ठीक, यानी कि स्वपोषी या परपोषी। अर्थात स्वपोषी कहें तो जैसे कि पेड़ पौधा जो कि अपना भोजन खुद बनाता है। परपोषी कहें तो मानव ले लें, जीव जंतु ले लें, ये सभी क्या है, ये सभी परपोषी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जीवों में वर्गीकरण कई आधार पे होता है। पहला देखा कोशिका आधार पर, यानी कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। दूसरा हमने देखा बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना के आधार पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। न्यूट्रिशन के आधार पे ऑटोट्रोफ्स या हेटेरोट्रोफ्स, यानी कि स्वपोषी या परपोषी। आगे हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कार्यात्मक संगठन। देखिए कार्यात्मक संगठन का बात करें तो जैसे कि अमीबा एक जीव होता है। अमीबा में गमन के लिए कूटपाद होता है। याद रखिएगा, ये सब पूछा हुआ है। और कूटपाद को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। अच्छा, दूसरा बात, मानव जो है गमन के लिए पक्षपाद होता है। ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा। और अगला है शारीरिक संगठन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जंतुओं की अपेक्षा पादपों में विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। देखिए एक बार मैं आपको रिकॉल किया जाऊं,
तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने बात कहा कि जब जीवों में विविधता होती है तो विविधता के साथ उसमें किस प्रकार से वर्गीकरण होता है, अर्थात सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसके लिए कई आधार है। पहला है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना। यहाँ पे या तो एक कोशिका से बना है या बहुकोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है तो यानी कि जिसमें एक सेल हो, यानी कि बैक्टीरिया। इसके अलावा बहुकोशिका में बात करें तो जैसे कि मानव। आगे चलते हैं। दूसरा आधार हमने लिया बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक संरचना कैसा है, या तो वो एक सेल से बना है या मल्टी सेल से बना है। फिर हमने न्यूट्रिशन का बात किया यानी पोषण, या तो वो ऑटोट्रॉप्स है अपना भोजन खुद बनाता है, या हेटेरोट्रॉप्स है ये वो परपोषी है, जैसे कि पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन खुद बना लेता है। इसके अलावा है परपोषी मानव जो है वो दूसरे जीव पर आधारित होते हैं। इसके है कार्यात्मक संगठन यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इसमें अगर हम बात करें तो अमीबा में गमन के लिए कूटपाद होता है। इसको वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, ये पूछा हुआ है, ये PYQ है, ठीक, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मानव में गमन के लिए पक्षपाद होता है, इसको याद रखिएगा, ये भी PYQ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला हमने देखा शारीरिक संगठन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जंतुओं में किस प्रकार से उत्तकों का निर्माण है, अर्थात तुलना करके देख रहे हैं कि जंतुओं में पादपों की अपेक्षा अधिक उत्तक पाए जाते हैं, ठीक, वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से होता है, फिलहाल इतना। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से बॉडी जो है हम लोगों का बना है, विभिन्न प्रकार से बना है। बाकी एक एक करके सिस्टमेटिक रूप से हम आगे पढ़ेंगे। आज हम अपना टॉपिक यहीं एंड करते हैं, फिर हम कल जो है सिस्टमेटिक तरीका से आगे यानी पूरा थियोरी हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।